का दाम p% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम p% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो तो उसका मूल दाम क्या था। देखिए मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, ये अधुनातम क्या होता है। अधुनातम होता है मतलब ये जो अभी जो दाम है वो, ठीक है, अभी क्या रेट है उसका, वो चीज़ है। तो मैं पहले इसका कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, फिर इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में बता दूंगा आपको। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि मान लो कोई एक 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, 100 रुपये की कोई चीज़ थी जो मैंने खरीदी, मैंने उसको 20% लाभ पे बेचा। तो 20% लाभ कब होगा, जब 100 रुपये की चीज़ है मेरे पास। तो जब मैं उससे 20 रुपये ज़्यादा में बेचूंगा, मतलब मैं उसको 120% में बेचूंगा ना, ठीक है। उसके बाद तो मुझे कितने का तो मैंने कितने में बेची और सामने वाले ने कितने में खरीदी, X रुपये में, ठीक है। मतलब मेरे पास उसका प्राइस था कि हाँ मैंने इतने में खरीदी थी और मैंने इतने % लाभ पे बेची, 20% लाभ पर, तो सामने वाले ने कितने में खरीदी, ये प्राइस है। दूसरा अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने कोई एक बुक पता नहीं कितने में खरीदी, ठीक है, और मैंने उसको बेचा 120 मतलब 20% लाभ पे, मतलब मैंने 120% पे बेचा उसको। फिर एक व्यक्ति को बेचा, उसने फिर उस अगले को बेच दिया 30% लाभ पे, मतलब उसने बेचा 130% लाभ पे, ठीक है। और जो चौथा व्यक्ति था जिसने ये खरीदी है, वो खरीदी उसने 1000 रुपये में, ठीक है। तो मैंने उसे कितने में खरीदा था, ये भी प्राइस पूछेगा वो, ठीक है। तो देखो अभी का दाम दे दिया है यहाँ पे कि 100 रुपये है, मतलब हमें नीचे वाली कंडीशन को नहीं देखना है, फिलहाल हमें यहाँ देखना है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर हमें सेकंड वाली कंडीशन देखना है, ये क्या बोल रहा है इसमें। सेकंड वाली कंडीशन में ये बता रहा है ये कि मैंने कितने में ख़रीदा था, उसका मूल दाम पूछा उसमें, ठीक है, मूल दाम क्या था। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा कि ये x तो है यहाँ पे, इन 100 और 100 का मल्टीप्लाई मैं उधर कर दूंगा, तो 1000 रुपये तो ऑलरेडी वो है, इनटू ये 100 चला गया एक, फिर से ये 100 चला गया दूसरा वाला, और नीचे क्या आ गया ये 120। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, तो 120 इंटू 130, ये नीचे आ गया 120 और 130, ठीक है। यहाँ पे देखना ये 1000 है और ये 100 है, ये भी 100 है, नीचे देखो ये 120 जो है। एक्चुअली ये कैसे बना, जब मैंने 100 रुपये की चीज़ को 100 रुपये से 20 ज़्यादा में बेचा, तभी तो ये 100 प्लस 20 मतलब 120 बचा। और ऐसे ही ये 130 कैसे हुआ, तो ये 100 में जब मैंने 30 जोड़ा तो 130 आया। मतलब मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता था, देखो इतना लिखने की बजाय मैं सीधा लिख सकता था कि आज उसका मूल्य है 1 रुपया, और यहाँ पे था कि आज उसका मूल्य है 1000 रुपया। तो इसको मैंने पूरी लाइन को न ये स्टेप लिखूंगा, न ही ये, मैं सीधा ये लिखूंगा। अब कैसे लिखा मैंने, ये देखो, तो आज उसका मूल्य है 1 रुपया। देखो यहाँ पे बोल रहे ना अभी जो दाम है वो 1 रुपया है, मैंने उसको p% से बढ़ाया, तो p% से बढ़ाया तो जो भी है उसमें 100 में मैंने p जोड़ दिया, तो 100%, देखो बढ़ाया तो जोड़ेंगे ना, घटाया तो माइनस कर देता मैं, तो 100% कितना होगा, मतलब उसका एक्चुअल प्राइस कितना था, ये 100, ठीक है, इनटू फिर मैंने उसको क्या किया कि जो नया दाम आया उसको मैंने p% से घटाया, तो जो भी दाम आया उसको मैंने p% से घटाया, तो जो भी दाम आया उसको मैंने कितना % घटाया, p%, तो 100 माइनस p ये होगा, तो 100% कितना होगा। यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे भी 200 आए थे ना, किस तरह आए थे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे भी 200 आ गए। और ये 1 जो है ये तो नहीं है, ये जो 1 है मैंने कहाँ से लिखा, ये जो अभी दाम है वो 1 रुपया है ना, ये 1 रुपया, ठीक है। तो ये 100 प्लस p, 100 माइनस p। अब आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने एक स्टेप कैसे लिखी है, इसी क्वेश्चंस को इसी हिसाब से मैंने इसको सेट किया है, ठीक है। आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सिर्फ उसको 2 या 3 सेकंड में कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट पता चल गया है अब इसका कि इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे कैसे हम, ठीक है। और हाँ, अगर समझ में नहीं आया है तो काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके जैसे, अगर एक पूरा उसके जैसा एक टाइप वाइज आएगा पूरा क्वेश्चन। SD यादव में आपको पता ही होगा, जिसके पास बुक है, टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हैं। तो देखो मैंने ये स्टेप्स कैसे लिखी मैं समझाता हूँ। कि मुझे नहीं पता था कि उसका जो पहले क्या दाम था, तो मैं मान लेता हूँ कि उसका जो पहले दाम था वो मान लिया 1 रुपये था, ठीक है। उसको मैंने पहले p% बढ़ाया, तो p% बढ़ाया तो क्या हो गया देखो जो भी है उसको मैंने p% बढ़ाया, तो 100 प्लस p, और परसेंट है तो बटे में क्या आ गया
100, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, उसको p% घटाया, तो 100 माइनस p, और परसेंट है बटे में 100, ये परसेंट है ना, तो बटे में 100 आता है। और आज उसका जो मूल्य है वो 1 रुपया हो गया, यही वाली बात है ना। तो यहाँ देखो 100 प्लस p, 100 माइनस p, एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखना, ये एक बार प्लस के साथ है, एक बार माइनस के साथ है, तो एक बार पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो x इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 10,000, ठीक है, माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर p का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बटे में कितना दिया है, ये 10,000, ये 100 में 100 का मल्टीप्लाई हो गया ना, ये 2 का 100 का, बराबर कितना दिया है 1। तो x की वैल्यू अगर मैं सोल्व करूंगा तो 10,000 उधर जाएगा, तो 10,000 बटे में 10,000 माइनस p स्क्वायर। समझ में आया होगा आई थिंक आपको, क्योंकि 10,000 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर इसका, कि जो प्रारंभिक मूल्य था वो हमने x माना था और x की वैल्यू इतनी आ चुकी है। तो आप इस क्वेश्चंस को ऐसा करने की बजाय एक और तरीके से भी कर सकते थे, सीधा सीधा हम इतनी स्टेप न लिखें तो हम ये लिख दें कि आज उसका मूल्य है 1 रुपया। अब 1 रुपया कब हुआ, जब मैंने उसको p% बढ़ाया, मतलब मैंने 100 प्लस p बढ़ाया उसको, ठीक है। तो 100% कितना था, आज इतना है, तो पहले कितना था, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। फिर मैंने दूसरी वाली कंडीशन में क्या किया कि p% दाम घटाया, तो दाम p% घटाया तो 100 माइनस p, तो 100% कितना होगा, दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो 100 में 100 का मल्टीप्लाई हो गया ना 10,000 ऊपर। देखो ये स्टेप बनती जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो पहली बार 100 का स्क्वायर, तो 10,000 होगा ये, ठीक है, माइनस p का स्क्वायर, तो यही तो बना, देखो सेम 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सीधा वन लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी फार्म में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई। देखिए यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या दी है ना, ये है कर्मचारी, इसमें क्या हुआ है 25% की वृद्धि हो गई है यहाँ पे, ठीक है, 25% की वृद्धि हो गई है। और प्रति व्यक्ति मजदूरी जो है, जो मजदूरी है प्रति व्यक्ति है ना, वो 25% की कम हो चुकी है, ठीक है। तो जब कर्मचारी में मजदूरी का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मजदूरी आएगी, मतलब कुल मजदूरी आ गई, ठीक है, कि कितने कर्मचारी है और उनको कितनी मजदूरी मिलती है, इस हिसाब से टोटल मजदूरी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पर जब 2% को जोड़ा जाएगा तो सिंपली 25 में से 25 घटा करके नहीं लिखना है कि 0 हो गया है, ठीक है। इस और हाँ, कुल मजदूरी में x% की कमी होती है, तो जो कुल मजदूरी है वो x% घट गई है, ठीक है। यहाँ पे तो देखना ये 25% की वृद्धि हुई, ये 25% की कमी हुई, मतलब मजदूरी में, तो टोटल मजदूरी भी घट गई है ना। तो x का मान पूछा है, तो सिंपली क्या करना है कि जब भी 2% दे दे, एक बढ़ रहा हो दूसरा घट रहा हो, मतलब परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज, एक बढ़े दूसरा घटे, तो कौन सा फार्मूला बताया था मैंने बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ठीक है। ये परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज का फार्मूला है। तो यहाँ पे पहला परसेंट बढ़ रहा है तो प्लस का, दूसरा परसेंट घट रहा है तो माइनस का, फिर लगाना है प्लस, ब्रैकेट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई करना है चिन्ह के साथ, 25 गुना ये घट रहा है तो माइनस का 25 बटे में कितना आ गया 100, ठीक है। ये 25 से ये 25 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखना 27 क्या बता रहा है ये कि देखो 25 चौक 100, ठीक है, और बराबर में कितना दिया है माइनस का x%, तो यहाँ पर कितना बचा, ये माइनस का 25 बटा 4 बराबर है माइनस का x%। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 25 बटा 4 या फिर 6 सही 1 बटा 4%, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर कि x का मान कितना होगा 6 सही 1 बटा 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं ना। देखिए पहले एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो मान लो कोई संख्या x है, उसको 20% की, क्या चलो आप एक कंसेप्चुअली समझिए, टाइम नहीं बिगड़ेगा हमारा, मैं उसको शॉर्टकट मेथड से ही बताता हूँ कि पहले किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई। मान लो कोई संख्या जो है वो 100 है,
ठीक है। उसको 20% बढ़ाया गया तो वो कितनी हो गई, 120, ठीक है। फिर 20% बढ़ाया गया तो वो 140 नहीं होगी। अब इस 120 का हमें देखो, 100 का मैंने 20% निकाला तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, इसलिए ये 20 बढ़ गया। लेकिन जब मैं 120 का 20% निकालूंगा तो वो 20 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 120 का 20% कितना होता है, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 12 दूना 24 होता है। मतलब अब 24 जोड़ना है तो 144 हो गया, ठीक है। ये 144 हो गया है ना। तो ये बोल रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को, मतलब अब ये बढ़ चुकी है, कितनी हो गई, 144। तो 144 को कितना कम करें कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या को कितना कम करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि इसको 44 कम करना पड़ेगा टोटल। अरे ये 100 था, ये 144 हो चुका है, तो इसको वापस 100 करना है तो 44 कम करना पड़ेगा ना। और 44 कम करना पड़ेगा किससे, 144 से। तो 100% कितना होगा, तो ये संख्या निकालनी है ना, तो ये कितनी होगी, ठीक है। तो बस सिंपली आप कैलकुलेट कर लो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 दूना 4, इसका आधा हो गया 36, इसका हो गया 11। अगर 1100/36 दिया हो तो ये आंसर हो गया आपका। वरना अगर आपको इसको भी सोल्व करके दिया हुआ हो तो आप इसको भी और थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 से काट देंगे तो यह कटेगा 25 बार, 4 से काट देंगे तो 4 नाम 36, 25 में 11 का मल्टीप्लाई, देखो कोई भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 और 2 हो गया 7, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के लिख दो और 2 इधर लिख दो, ये 5 उधर लिख दो और बटे में आ गया 9। तो ये हो गया आपका आंसर 275/9, ठीक है। इसको भी सोल्व किया गया है तो आप इसको सोल्व कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई तो वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो गया। तो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखा है ना। सेम क्वेश्चन है, वहां पर शायद T% था, यहाँ पर R% दिया है। तो मैं सीधा शॉर्टकट में डायरेक्ट लिखता हूं कि अंतिम मूल्य है 1 रुपया और पहले में हुआ है R% की वृद्धि, मतलब वो हो चुका है 100 + R, ठीक है। तो 100% कितना होगा। फिर दूसरी कंडीशन फिर से क्या है कि R% की कमी हो गई तो 100 - R, तो 100% कितना होगा, ठीक है। 100 में 100 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया 10,000, ठीक है। बटे में देखो यहाँ पे ये एक बार देखो, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, इसका सीधा शॉर्टकट है इसका, ठीक है। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है और पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। दोनों शॉर्टकट है, वैसे सारे क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका यह है कि पानी के कर में 20, पानी का कर जो है वो 20% क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, तो पानी की जो खपत है वो 20% कम हो चुकी है। तो देखो 1% बढ़े दूसरा परसेंट घटेगा तो वास्तविक में उसमें कमी या वृद्धि कितनी होगी। तो ओवरऑल कमी और वृद्धि पूछी है तो आप सिंपली परसेंट इंक्रीज डिक्रीज के फार्मूले से सोल्व कर लें कि 20 की वृद्धि 20 की कमी प्लस ब्रैकेट में 20 की वृद्धि गुना 20 की कमी बटे में लगाना है 100। सिंपली 20 से 20 कैंसल, 20 पंजे 100, 5 चौक 20, तो 4% की क्या आ गई है, कमी। एक तो ये आंसर हो गया आपका। या दूसरा तरीका ऐसे समझे कि मान लो पहले जो एक्चुअली उसका जो खर्च है, देखो करदाता के खर्च में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो मान लो पहले खर्च कितना था 100 रुपया, फिर पानी का कर 20% बढ़ गया तो उसका खर्चा कितना हो गया था 120 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद 20% की वापस कमी हुई तो 20% की कमी कर दो वापस, तो 120 का 20% अभी जस्ट हमने निकाला था 24 आया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब 120 में से 24 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 96, ठीक है। मतलब कोई चीज, हाँ कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि सर आप ये 96 क्यों कहते हैं, ठीक है। इसको 96 को 96 क्यों कहते हैं, 96 कहते हैं एक्चुअली प्योर हिंदी में तो उसको, लेकिन हम मध्य प्रदेश के लोग हैं और मध्य प्रदेश में इसको 96 को 96 ही कहते हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर्स भी बिल्कुल मालवा क्षेत्र के हैं तो इसी के रीजन से ही 96 कहते हैं इसको। तो आप थोड़ा सा हंस भी लें इस बहाने, ठीक है। तो 100 से कोई चीज अगर 96 हो गई मतलब 96 हो गई तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 100 से कोई चीज 96 हो गई, 4% की कमी हो गई ना, दिखने से ही पता चल रहा है। तो देखो यहाँ भी 4% आया था, यहाँ भी 4%, दोनों केस में आपका आंसर सही आएगा। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो मान लो कोई उसका मूल्य 100 रुपए था, उसको 20% कम कर दिया तो कितना हो गया 80 रुपए। तो साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई
तो 20% बढ़ा दो आप साइकिलों की संख्या, तो 20% कितना होता है 80 का 12, 8 दूना 16 होता है ना, तो 16 बढ़ाना है ना, तो कितना हो जाएगा 96। तो दुकान की बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले 100 बिक्री थी, अब 96 बिक्री है, 4 कम हो गई, मतलब परसेंटेज में है ये, ठीक है। तो 4% जो है वो उसकी बिक्री घट जाएगी। या फिर दूसरा तरीके से देखें तो आप 20% कमी की गई है और दूसरे में 20% की वृद्धि की गई है, तो आप परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज के फार्मूले से, सेम क्वेश्चन है, नंबर भी वही है ना, अभी पिछला जस्ट किया हमने क्वेश्चन नंबर 30, नंबर तो सेम है ना, संख्याएं, तो सेम आंसर आएगा -4%, वही परसेंट इंक्रीज के, पहला घटा दूसरा बढ़ा, फिर प्लस लगाना है, फिर पहला घटा दूसरा बढ़ा बटे में 100, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के फार्मूले से कर रहा हूं मैं, ठीक है ये, तो ये भी -4% आएगा। चलिए, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो आप परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज के फार्मूले से इसको कर सकते हैं, पहला तरीका वो। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लो पहले उस व्यक्ति का वेतन 100 रुपए था पहले, अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो वो 120 हो गया, अब फिर 20% की कमी हो गई, तो 20% की कमी होने के बाद वो कितना हो जाएगा 96। अब ये 20% कैसे निकाला, तो मैंने 120 का 20% निकाला, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 12 दूना कितना हो गया 24, मतलब 24 की कमी हो गई 120 में से, तो कितना होगा 96, तो 100 रुपए से कोई चीज 96 हो गई, मतलब 4% का उसका वेतन जो है वो कम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एक सिनेमा घर की टिकटों में 25% की वृद्धि की गई, तो टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गई। देखो, टिकट सीटों में वृद्धि कर दी तो टिकट डेफिनेटली ज्यादा ही प्रॉफिट होगा उसमें, ठीक है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो सिंपल है क्वेश्चन इसको आप परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज के फार्मूले से आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक सिनेमा घर की टिकट है, मान लो 100 रुपए, या जो भी उसका आय है उसकी पहले 100 रुपए थी, सीटों में 25% की वृद्धि कर दी तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 125%, क्योंकि ये भी प्रॉफिट के तौर पर ही गिना जाएगा, जब सीटों में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली उसकी आय में भी वृद्धि होगी। और उसके बाद क्या होगा, टिकट का मूल्य जो है वो 10% की वृद्धि हो गई, तो आप इसका भी 10% निकाल करके आप इसको सोल्व कर ले, तो देखो 10% कितना होगा 12.5, 12.5 आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 0.5 तो निकलेगा, 5 और 2 हो गया ये 7, 2 और 1 हो गया ये 3, और ये हो गया 137.5, तो 100 रुपए से कोई चीज बढ़ के 137.5 हो गई, मतलब कितना परसेंट बढ़ गई 37.5% बढ़ गई, ठीक है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से 25% की वृद्धि हुई, फिर 10 की वृद्धि हुई, फिर प्लस लगाना है, 25 की वृद्धि 10 की वृद्धि बटे 100, ठीक है, सिंपल है ना। तो 25 और 10 कितना हो गया 35, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 25 में 10 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा ना, तो 35 में जोड़ दो 2.5, तो कितना आएगा 37.5, फिर से वही आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो, यहाँ पे इसको कंसेप्ट समझना जरूरी है, बस वही तरीके से सोल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, अगर यहाँ पूछ लेता कि आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी तो चेंज हो जाता है इसका आंसर फिर, ठीक है। मैं दोनों तरीके से सोल्व करके बताऊंगा, कई बार क्वेश्चंस आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए ये भी पूछता है, ठीक है। तो यहां पर समझना, ये बोल रहा है कि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए यदि उसकी सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल आप जानते हैं कौन सा फार्मूला होता है उसका, पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a², 6 गुना भुजा का स्क्वायर, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो हालांकि संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं इसको, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यहाँ पर भुजा का कितनी बार हुआ है पावर 2 बार, मतलब उसको 50% को हमें 2 बार सोल्व करना है, समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये। हर सवाल को उसके फार्मूले के हिसाब से सोल्व करेंगे और वो भी शॉर्टकट में, ठीक है। यहाँ पर आयतन पूछता तो घन का आयतन होता है a³, तो a की पावर 3 होती तो मैं a को 3 बार सोल्व करता इस 50% को, ठीक है। यहाँ पे समझना 6a² है, तो यहाँ पर घन का जो 2 भुजा है ना, a को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है तब जा करके ये a² बना है, ठीक है। अगर मैं मान लू घन का सिरा जो है वो 10 हो तो दोनों सिरे बराबर होंगे, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये आप जानते ही। अगर एक भुजा 10 होगी तो दूसरी भी 10 होगी, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, ये तो क्लियर है ना आपके सामने। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा। अब ये बोल रहा है प्रत्येक का सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए, मतलब हर एक सिरा
50% बढ़ा दिया जाए। 10 का 50% मतलब आधा, तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5 बढ़ा दो तो कितना हो गया ये 15, ये भी 5 बढ़ा दो तो ये भी कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो जब 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका एरिया आएगा, जो उसका क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 225। ठीक है, मतलब पहला क्षेत्रफल था 100, अब बढ़ चुका है 225, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो आप देखेंगे कि 125% की वृद्धि हो गई। तो यही होगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस अगर क्षेत्रफल नहीं पूछता और अगर वो दे देता कि घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए और उसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, मतलब ए को 3 बार गुना किया जाता है यहाँ पे, तब जाके ए क्यूब बनता है। और मैं सारी भुजा को मान लू 10-10 है, हर सवाल में 10 ही मानना आप। ठीक है, तो सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये 1000 होगा इसका आयतन। ठीक है, ये पहला आयतन। लेकिन जब उसका प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, 50% मतलब उसका आधा, तो 15-15 बढ़ा दिया जाए, तो 15 गुना 15 गुना 15, है ना। तो अब क्षेत्रफल कितना होगा 3375। ठीक है, 15 का क्यूब है ना, 15 गुना 15 गुना 15, 15 का क्यूब 3375। ठीक है, तो फिर आप 1000 पे कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं कि 1000 से ये कितना बढ़ा, 2375 ज्यादा बढ़ गया। तो 2375 ज्यादा बढ़ गया टोटल 1000 से, है ना। तो 100 पे कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होता है और जीरो से आप डिवाइड करते हैं इसको, तो 237.5% बढ़ता है। तो ये होता है आंसर अगर आयतन पूछता तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो 125% होगा आपका आंसर। देखिए, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई। लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% की वृद्धि की गई, तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा। देखो, यहां पर समझने वाली बात यह है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में इतना परसेंट की वृद्धि की गई, तो इस प्रकार जो बने आयत का क्षेत्रफल है, मतलब समझना, एक वर्ग की लंबाई है। देखो, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है। अगर लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर 10 है, समझना, अगर लंबाई 10 है तो चौड़ाई भी 10 होगी, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर होगी। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया है 100। ये तो पता चल गया है ना, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, ये आ गया ना। अब देखना यहाँ पे, ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये बोल रहा है कि इस प्रकार जो बने आयत का क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा। तो देखो, अब आयत की बात करते हैं, ये तो वर्ग की बात हो गई यहाँ पे। अगर मैं आयत की बात करूं एक रेक्टेंगुलर की, तो रेक्टेंगल्स में क्या होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल आयत का। ठीक है, अगर मैं लंबाई को 10 मान लूं, चौड़ाई को भी 10 मान लूं, सेम 10 यहाँ भी माना था 10 यहाँ भी, तो क्षेत्रफल कितना होगा 100। ऐसा कि ऐसा वर्ग का भी आया है। अगर मैं इसके लंबाई में 30% की वृद्धि कर दूं, तो लंबाई में 30% की वृद्धि कर दूंगा तो 10 का 30% कितना होगा 3, मतलब 3 की वृद्धि कर दी तो 13। ठीक है, ये बोल रहा है चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दूं, तो 10 का 20% कितना होगा 2, तो 2 की वृद्धि कर दूंगा तो ये 12 होगा। तो 12 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 तिया 36 की 6, 3 बचा, 12 एकम 12, 13 14 15, 156 आ गया ये। ठीक है, मतलब पहले क्षेत्रफल था 100, अब हो चुका है 156। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 56% की। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर कि वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आया था हमारा 100 और ये आया है 156। ठीक है, तो कितना ज्यादा है ये 56 ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, मैं आपको राय देना चाहूंगा आप इस कंसेप्ट से करें, वरना कई बार ये जो क्वेश्चंस का जो तरीका है बोलने का वो आपको गुमराह कर सकता है, या आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं क्या करके आएंगे। ठीक है, चलिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, वृत्त की त्रिज्या में, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट वृद्धि होगी। तो पहले ये देखो कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आर स्क्वायर जो है, आर को कितनी बार स्क्वायर किया गया है, मतलब आर की पावर कितनी है 2 है, मतलब हम 2 बार लेंगे इस 50% को, तो 2 बार लेंगे 50 और 50। ठीक है, और ये बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो बस 2 बार इसको वृद्धि कर दी गई है, तो दोनों बार वृद्धि कर दी गई है 50-50% की। 2% है तो सीधा जोड़ना नहीं है कि 100% होगा,
जब 2% दे दे तो परसेंट इंक्रीज का ही फार्मूला लगेगा दोनों बार, ठीक है। तो 50 की वृद्धि पहली बार, फिर दूसरी बार 50 की वृद्धि, फिर प्लस 50 गुना 50 की वृद्धि, दोनों बार 50 की वृद्धि बटे में 100, ठीक है। तो 50 और 50 ये हो गया 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई ये 25, तो ये भी क्या होगा आपका 125% होगा। तो उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। देखो दो तरीके से कर सकते हैं आप, परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज के फार्मूले से भी, कि 12 की वृद्धि फिर 10 की वृद्धि, ठीक है, फिर प्लस 12 गुना 10 बटा 100, सिंपल है। 12 10 हो गया, ये 22 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचा 1.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23.2, है ना। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन कंसेप्चुअली कैसे करेंगे इसको, कि देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई में इतना परसेंट की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल इतना हुआ। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का जब गुना करेंगे तो क्या आता है, क्षेत्रफल आता है, ठीक है ना। ये तो पता है आपको। लंबाई को अगर मैं 10 मान लूँ, चौड़ाई को भी मैं 10 मान लूँ, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ये क्षेत्रफल होगा। अभी बोल रहे हैं लंबाई में 12% की वृद्धि, तो 12% की वृद्धि जब इस 10 में करेंगे तो 10 का 12% कितना होता है, 10 का 12% कितना होगा, तो देखिए 10 का 10% होता है 1, और 2% निकालेंगे तो 0.2 आएगा, है ना। तो ये 1.2 आएगा। या फिर आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई करें 12 में 10 का 120, 120 को जब आप 100 से भाग देंगे तो 1.20 आएगा, तो 1.2, ठीक है, मतलब 1.2 की वृद्धि हो गई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 11.2, सिंपल है ना। और ये बोल रहा है कि चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो चौड़ाई में 10% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना होगा 11, ठीक है। तो इस प्रकार क्षेत्रफल कितना आएगा, तो बस आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लें। 11 दूना 22 की 2 बचा कैरी 2, ठीक है। 11 एकम 11, 12 13, ये दशमलव है ना, 13 13 की 3, 1 बचा, 11 एकम 11 और 1 12, ठीक है। 123.2, पहले क्षेत्रफल था 100, अब बढ़ गया है 123.2, मतलब वृद्धि कितने की हो गई, 23.2 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, टाइम बचा, कम बचा हो तो इस तरीके से ट्राई करके फटाफट आंसर करें, या फिर अगर आप कंसेप्चुअली कुछ और चीज पूछ ले इसमें, ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो 38 देखते हैं। एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर देंगे तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि, पहले कंसेप्ट समझना। वृत्त की परिधि किसको कहते हैं, वृत्त मतलब एक इस तरह का होता है ना। तो देखिए वृत्त की परिधि मैंने ड्रॉ करी, तो देख मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं चला और ये पूरी ड्रॉ कर दी, तो ये पूरी लाइन क्या कहलाती है, ये इसकी परिधि कहलाती है। मतलब उसके चारों तरफ का एरिया, जो जगह है, जो जिस जगह पे वो अंदर, देखो अंदर तो उसका क्षेत्रफल होता है, और ये जो लाइन ड्रॉ करके जो बॉर्डर बनाई है ना, इसको कहते हैं हम परिधि उसकी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर परिधि को 50% कम कर दें, मतलब परिधि को आधा कर देंगे, तो क्षेत्रफल भी आधा होगा। ये तो क्लियर है ना, आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। मतलब यहाँ पर परिधि जो होती है वृत्त की वो होती है 2πr, ठीक है। लेकिन मैं बता चुका हूँ पाई एक अपरिमेय संख्या जिसको हम नगण्य मानेंगे, तो आर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 बार, ठीक है ना। आर को 2 बार सोल्व किया गया है, मतलब 50% की कमी एक बार नहीं है, 2 बार है, ठीक है, क्योंकि आर 2 बार है और ये परिधि ही, देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, जब मैं परिधि को आधी करूंगा, मतलब ये जगह है इसको मैं आधा कर दूंगा और इतना सा ड्रॉ कर दूंगा सिर्फ, तो क्या त्रिज्या आधी नहीं होगी, पहले त्रिज्या पूरी थी, लेकिन जब ये डायग्राम छोटा बनाऊंगा तो त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी। मतलब जब परिधि को आधा करेंगे तो डेफिनेटली त्रिज्या भी आधी होगी। तो ये एक्चुअली जो 50% है ना, ये परिधि मत समझो, इसको आप त्रिज्या समझो, ठीक है। क्योंकि इसको 50% कम करने के बाद जैसे परिधि को 50% कम करेंगे तो त्रिज्या भी 50% कम होगी। तो अब त्रिज्या को सोल्व कर लो, तो देखो पहला 50% की कमी, दूसरा फिर से 50% की कमी, फिर प्लस ब्रैकेट में पहला 50% की कमी, दूसरा 50% की कमी बटे में 100, 50 और 50 हो गया 100, और दोनों माइनस है इसलिए, ठीक है, तो माइनस लग जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 5 में 5 का मल्टीप्लाई हो गया 25, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो 100 में से गया 25 तो बचा 75, लेकिन 100 बड़ा है इसलिए उसका चिन्ह लगेगा माइनस का, तो माइनस का 75%, मतलब 75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में।
एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी मैंने बताया 6a² होता है, जिसमें भुजा को 2 बार लिया जाता है, ठीक है। मतलब पहली भुजा a है, दूसरी भुजा भी a है, तो एरिया निकल आएगा उसका 6a² में a², ठीक है। अगर पहली भुजा 10 मानूं, दूसरी भुजा भी 10 मानूं, तो एरिया होगा 100 का। अगर मैं उसका आधा 50% बढ़ा दूं तो ये होगा 15, ये भी होगा 15, और 15 में 15 का मल्टीप्लाई 225 होता है, और 100 से ये कितना ज्यादा है, ये 125 ज्यादा है, तो 125% ही होगा आपका आंसर इसका। या फिर आप परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज के फार्मूले से भी लगा सकते हैं कि घन का प्रत्येक सिरा, मतलब ये a वाली जो वैल्यू है उसको 2 बार जोड़ा गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक है। तो उसको 2 बार स्क्वायर किया गया है, तो 50 + 50 + 15 × 50/100, ठीक है। इस तरीके से भी आप सोल्व करेंगे तो 50 और 50 ही आएगा 100, और ये 5 में 5 का मल्टीप्लाई तो ये 25, तो 100 और 25 हो गया 125। ये हो गया दोनों तरीके से सोल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए तो 50%, तो उसका क्षेत्रफल ये इतना होगा। तो सेम क्वेश्चन है, घन का किनारा, देखो सेम क्वेश्चन है ना ये, बिल्कुल ये घन का प्रत्येक सिरा या वही किनारा, किनारा वही होता हो गया ना, तो बस सेम क्वेश्चन है, तो सेम आंसर होगा 125%। इसको आप कर सकते हैं ना। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटाएं। तो सिंपल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पहली भुजा गुना दूसरी पहली भुजा सेम होती है ना वर्ग की सारी भुजाएं, तो पहली भुजा अगर मैं 10 मान लूँ, दूसरी भुजा भी 10 मान लूँ, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 100 होगा। ये आप जानते हैं, ये फर्स्ट भुजा है, ये सेकंड भुजा है, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया क्षेत्रफल है, ठीक है। पहली भुजा को 30% बढ़ा दिया, तो 10 का 30% होता है 3, तो 3 बढ़ा दिया तो ये 13 हो गया। दूसरी भुजा को कितना घटाएं, तो मुझे नहीं पता कितना घटाना है, तो मैं मान लिया x, ठीक है, कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, तो 100 ही क्षेत्रफल रहे जो पहला था। तो पहला क्षेत्रफल 100 था, तो अभी भी वाला 100 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ x है, ये 13 चला जाएगा बटे में, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/13, ठीक है। मतलब पहले तो देखो ये x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 100/13, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 100/13, ठीक है। ये आप मेंटली कर पाते हैं कि 13 से 13 कटे तो किस नंबर का गुणा करें कि 100 आ जाए, तो आप 100 लगा सकते थे, लेकिन सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटाई, मतलब 10 में से हमने कितना घटाया कि 100/13 हो गया, ये देखना है हमें। तो 10 में से कितना घटाया कि 100/13 हो गया, तो 10 में से 100/13 हुआ, कितना घटाया हमने, तो 13 दाम 130, 130 में से गया 100, मतलब कितना बचा 30, 30/13 घटाया, ठीक है। लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है, क्योंकि पहली भुजा परसेंटेज में बढ़ी है तो दूसरी भी परसेंटेज में ही घटी होगी ना। तो 30/13 घटाया हमने किससे, इस 10 से, तभी जा करके ये आया ना। तो 30/13 घटाया हमने 10 से, तो 100 कितना होगा, 100% कितना था, ठीक है। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 का मल्टीप्लाई 30 में, तो ये हो गया 300 बटे में कितना आ गया 13, तो 300/13 होगा आपका आंसर। या फिर आप इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर लेंगे, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 4 बचा, 13 तिया 39, 1 बचा 40/13, 23 सही 1/13%। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो व्यास, वृत्त है ना, ये वृत्त है, और ये होता है उसका व्यास, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींच दो उसके, तो ये पूरा क्या कहलाता है, डायमीटर, व्यास उसका, ठीक है। और जब मैं इसको बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट ड्रॉ कर दूं और इस पॉइंट से लगा करके मैं पूछूं कि ये यहां से लगा करके ये यहां तक की दूरी कितनी है, या यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो ये कहलाती है उसकी त्रिज्या, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले तो ये समझो आप कि अगर व्यास को बड़ा कर दूंगा मैं, समझना, पहले इतना सा था, अब मैंने इतना बड़ा बना दिया। अब बड़ा 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 बनाया नहीं एक्चुअली, ये जो इतना लंबा सा व्यास था ना, ये वाला, ये इतना सा था, इसको मैंने आधा और बढ़ा दिया, मतलब पहले यहीं तक था सिर्फ वो, ठीक है, मैंने इतना और बढ़ा दिया, तो ये डायग्राम डेफिनेटली बड़ा हो गया ना। मतलब अगर मैंने व्यास को बढ़ाया, डबल किया, तो त्रिज्या भी डबल हो गई ना। पहले त्रिज्या 1 मीटर की होगी मान लो, तो त्रिज्या अब 2 की हो चुकी है ना, डबल हो चुकी है त्रिज्या अब, ठीक है, क्योंकि व्यास बढ़ चुका है, उसका एरिया बड़ा हो गया है, ठीक है। तो बस यही कहना चाह रहा है कि देखो एक चीज तो समझ में आ गई आपको यहाँ पे कि व्यास में वृद्धि
बराबर होगी हमेशा त्रिज्या में वृद्धि के, कि जितनी व्यास में परसेंट की वृद्धि होगी उतनी ही त्रिज्या में वृद्धि होगी। ये तो पता चल गया है ना आपको। अगर व्यास में 100% की वृद्धि हुई है तो त्रिज्या में भी डेफिनेटली 100% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और पाई अपरिमेय संख्या है, नगण्य मानते हैं। तो आर को कितनी बार लिखा गया है, 2 बार, मतलब 100 को 2 बार लिखना है, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 गुना 100 बटे 100। ठीक है, तो बस 100 से 100 कट गया, ये 100, ये 100 200, ये 100 300, 300% की वृद्धि हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो वर्ग के प्रत्येक कोर, ठीक है, को अगर दोहरा, दोहरा मतलब दुगना, ठीक है, 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। तो पहले आप समझो कि वृत्त को कोर को दोहरा करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग, देखो यहां पर एक चीज समझने वाली बात है आपके लिए कि मान लो, देखो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब जब पहली भुजा का गुणा दूसरी भुजा में करूंगा तो भुजा स्क्वायर आएगा, मतलब ए का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। अगर मान लो पहले इसकी भुजा ए, पहली वाली भुजा 10 थी तो दूसरी भी 10 ही होगी, क्योंकि सारी भुजा बराबर होती है वर्ग की, तो उसका क्षेत्रफल पहले कितना था, 100 था। लेकिन अब क्या किया है कि प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया है, दोहरा मतलब डबल कर दिया हर कोर को। तो 10 का डबल कितना हो गया, ये 20, ये भी 10 का डबल कितना हो गया, ये 20। ठीक है, तो ये 20 में 20 का मल्टीप्लाई, तो अब कितना हो गया, ये 400। ठीक है, तो ये बोल रहा है उसका क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हुई, तो 100 से कितना % बढ़ा और 400 हो गया, तो 300% बढ़ा। ये हो गया आपका आंसर। या फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे देखो कि 300% बढ़ा किससे, 100 से, तो 100% कितना होगा, 100 से 100 कटेगा तो वापस 300 बचेगा। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 300%। ठीक है, ये होगा आपका आंसर इसका। चलिए, ये बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना और इतना है, यदि लंबाई को इतना और चौड़ाई को इतना बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। देखो लंबाई और चौड़ाई हमें दी है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये है क्षेत्रफल। हम जानते हैं लंबाई में जब चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल आता है। लंबाई दी है हमारे पास 20, चौड़ाई दी है हमारे पास 15, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो 15 दूना 30, 300 होगा। ये तो आपको पता चल चुका है। अब ये बोल रहा है कि अगर लंबाई को 20% बढ़ा दे तो 20% का 20% कितना होता है, 4 होता है ना, 20 का 20%, तो 4 बढ़ा दो इसको तो 24 हो गया ये। ठीक है, अभी बोल रहा है चौड़ाई को 30% बढ़ा दो, तो 15 का 30% कितना होता है, तो आप देखेंगे कि 15 का जो 30% होगा वो 15 या 45, और 45 में 10 का भाग देंगे तो 4.5 होगा, 4.5 इसमें जोड़ दोगे तो 19.5 हो जाएगा ये। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो 2 तरीके थे इसको भी करने के। सिंपली जो भी नंबर दे हमें, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपली देखो कि उसकी लंबाई में इतनी, चौड़ाई में इतनी, तो ओवरऑल कितनी वृद्धि। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि बिना इन नंबर को लिए आप a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के फार्मूले से भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब मैं उससे करके भी बता देता हूँ आपको कि जब लंबाई है वो 20% बढ़ी, चौड़ाई है वो 30% बढ़ी, फिर प्लस 20 गुना 30/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूना कितना हो गया 6, 30 और 20 हो गया 50, 50 और 6 कितना हो गया 56, मतलब 56% हो गया आपका आंसर इसका। तो देखो यहाँ पे ये जो है इसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 24 में इसका मल्टीप्लाई आपको सबसे पहले करना है, तो जो भी आए, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सवाल, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको किस तरह करेंगे। जो भी आएगा वो यहाँ पे होगा, और वो नंबर जो भी आएगा ना वो डेफिनेटली 300 से बड़ा ही होगा, 300 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, और 300 से कितना बड़ा है, मान लो एक अंदाज बता रहा हूं कि मान लो अगर 200 बड़ा आए, ठीक है ना, तो 200 बड़ा होगा किससे, 300 से। तो आप 100% निकालना, जो भी नंबर आए उसका, है ना, मैंने तो एक अंदाज से बताया ये नंबर, तो उसको भी जब सोल्व करेंगे ना तो डेफिनेटली 56% ही आएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, इस तरीके से भी आप करेंगे, लेकिन ज्यादातर आपको यही फार्मूला, यही पता होना चाहिए कंसेप्ट कि किस सवाल में किस तरह दिया है, आपको उसके इसके हिसाब से ही करते जाना है। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ गई तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा, तो ये तो बहुत हो गया है अब कि 10, देखो वर्ग की प्रत्येक भुजा बढ़ेगी तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर, मतलब
इस जो साइड है उसको 2 बार जोड़ा गया है ना, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सिंपली 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, ये 21% हो गया। 10 और 10 20 और एक ये 21%। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या दूसरा कंसेप्चुअली कि a इंटू ए इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर, पहली भुजा मान ली 10, दूसरी भुजा मान ली 10, तो क्षेत्रफल कितना होगा 100। पहली भुजा को 10% बढ़ाया तो कितना हो गया 11, दूसरी भुजा को भी 10% बढ़ाया तो ये तो ये भी कितना हो जाएगा 11, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 121। 100 से कोई क्षेत्रफल 121 हो गया, मतलब 21% बढ़ गया है ना। ये हो गया आपका आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, एक कर है एक्चुअली, है ना, कर नहीं है, कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितना % की वृद्धि होगी। देखो यहाँ पर आयतन पूछा है, अब जल्दबाजी में a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला लगा के आंसर मत निकाल देना, ठीक है। और जिससे जो आंसर आएगा ना, इसको सोल्व करने के बाद वो भी ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके इसका जो सही प्रयोग है वो कैसे करेंगे अब मैं बताऊंगा आपको। गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी तो आयतन में कितने की वृद्धि, तो सबसे पहले आपको गोले का आयतन लिखना है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो अब त्रिज्या में 3 बार वृद्धि हो गई है, मतलब इस 50% को 3 बार सोल्व करना है, ठीक है। 50 50 50, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बटा 100, सिंपल है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 ये और 100 ये 125, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने सोल्व किया तो कितना आया 125। अब इस 125 के साथ वो एक और 50 जो बचा उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो 125 प्लस 50 गुना 125 बटा 100, ठीक है। इस तरीके से सोल्व होगा कोई भी क्वेश्चन। तो देखिए 50 50 दुना हो गया ये 100, 2 से कट जाएगा 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ठीक है। और ये कितना होता है 175, तो 175 में जोड़ देना है 62.5, तो ये 7.5, 6 6 12 और 1 13 की 3 2 237.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 237.5 होगा। ये जब भी तीन, देखो हमें फार्मूला देखकर ही वैल्यूज को पुट करना है इस फार्मूले में, है ना। ये फार्मूला जो है वो हर एक चीज के लिए नहीं होता है कि आप जो देखें उसमें सोल्व कर दें, थोड़ा कंसेप्ट भी पता होना चाहिए आपको। घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाएंगे तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो सबसे पहले घन का आयतन होता है a का क्यूब, ठीक है। आयतन पूछा है, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता ना तो a का स्क्वायर सिर्फ इस 10 को 2 बार सोल्व करता, लेकिन आयतन पूछा है तो 3 बार सोल्व करेंगे। तो पहली भुजा 10 है, दूसरी भुजा 10 है, तीसरी भुजा भी 10 है, तो आयतन होगा 1000, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि हर एक भुजा 10% बढ़ जाए तो ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, तो ये कितना हो जाएगा तो देखिए जब 11 में 11 का मल्टीप्लाई तो 121 होता है, और उसमें भी 11 का मल्टीप्लाई तो 11 एकम 11, एक बचा 11 दूना 22 और एक 23 की 3 1331, ठीक है। याद नहीं आया था एक्चुअली, नंबर देखते याद आ गया। तो 1000 से जब ये 1331 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया है 331% बढ़ गया है। तो ये हो गया आपका आंसर कि घन का आयतन कितना बढ़ चुका है, पहले 1000 था आयतन, अब 1331 हो चुका है, मतलब 331% बढ़ गया है। एक तो ये तरीका हो गया कि इसका आंसर हमने इस तरह से निकाल दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका ये है, देखो इसको आप अभी ये आंसर मत बोलिएगा, गलत है ये, सॉरी, देखो माफी चाहता हूँ गलत बोल दिया मैंने, ये आंसर नहीं है। इसको कैसे सोल्व करेंगे कि 1000 से कोई चीज बढ़ी और 1331 हो गई तो कितनी बढ़ी 331 बढ़ी है ना, और किससे बढ़ी 1000 से बढ़ी है, ठीक है। तो 100% कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और 10 का हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 33.1%, ये होगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका तो ये है कि इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या फार्मूला है घन का क्यूब का, a की घात 3, मतलब 10 10 10। अब हम 10 को 3 बार सोल्व करना पड़ेगा, तो पहले 10 और 10 को सोल्व करो, तो 10 और 10 20 प्लस 10 में 10 का गुणा 100 बटा 1, 100 बटा 100 मतलब 1, तो 10 20 और 1 कितना हो गया 21। अब आप ओरली कर सकते हैं ना इस फार्मूले की मदद से, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, हर एक वैल्यू को लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, दोनों बार बढ़ रहा है तो 10 और 10 20 प्लस 10 गुना 10 100, 100 में 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 10 और 10 20 और 1 21, यह 21 आ गया। अब इस 21 के साथ इस 10 को सोल्व कर लो, तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुना 10 बटा 100, ठीक है। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 21 10 31 प्लस
21 में 10 का भाग देंगे तो 2.1, तो 21 में जोड़ दो 2 तो 33.1। इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एक सिलेंडर किस तरह का होता है? इस तरीके का, बेलन के आकार का। ठीक है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि आयतन में कितना परिवर्तन होगा। मतलब ये बोल रहा है बेलन। ठीक है, यहाँ पे बेलन का बोला है इसने, बेलन। और बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब यहाँ समझने वाली बात है आयतन में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम नगण्य मानते हैं, तो हटा दो। यहाँ बचा आर स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई, एच मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई भी दी है इस बार। ठीक है, ऊंचाई भी दी है। और यहाँ पे आर को कितनी बार दिया है? 2 बार। आर स्क्वायर होगा, और त्रिज्या होती है ना रेडियस आर, तो 50% क्या है उसको 2 बार सोल्व करना है। देखो 50 को 2 बार सोल्व करना है, ये तो पता चल गया है। और ऊंचाई जो कि 50% बढ़ा दी गई है, तो उसको हमें बढ़ाना है, और इन दोनों को क्या करना है? कम करना है। आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा आपको ये कंसेप्ट इसका। ठीक है, तो इन दोनों को घटा करके सोल्व करो। तो पहली कमी, दूसरी कमी, फिर प्लस पहली कमी गुना दूसरा कमी बटे में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 100। यहाँ इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये 25 हो गया माइनस माइनस प्लस का। तो ये कितना आ गया इसको सोल्व करने के बाद? 75। वो भी 100 बड़ा है इसलिए उसका चिन्ह लगेगा माइनस का, तो ये 75% कमी आ गई। अब इसको इसके साथ सोल्व करना है क्योंकि ऊंचाई भी दी है ना, 50% बढ़ाई है। तो 75% कमी, 50% वृद्धि, फिर प्लस 75 कमी 50 वृद्धि बटे में आ गया 100। 50 दूना 100, और इसका 75 में 2 भाग देंगे तो 37.5 आएगा ना, इसका आधा होता है। तो इसमें से आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 25, और ये बचा है माइनस का 37.5। तो जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और 2 5, 62.5। ठीक है 62.5। तो इसके जो आयतन है वो कितना बढ़ जाएगा? 62.5। तो ये होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये बोल रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में कितना % की वृद्धि होगी। तो गोले का आयतन पूछा है ना, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर को 3 बार सोल्व किया गया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, उसको हटा दो, और ये जो नंबर है उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, तो नंबर्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है, बस हमें रेडियस को 3 बार सोल्व करना है, ये पता चल चुका है आपको यहाँ पे। अभी बोल रहा है गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए। तो मान लो गोले की त्रिज्या पहले थी 100%, उसको अगर मैंने 2 गुना कर दिया तो कितना हो गई? वो 200। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या में कितना % की वृद्धि हुई? 100 से वो 200 हो गया, मतलब 100% की वृद्धि हुई। और 100 से 100 की वृद्धि हुई 100 से, तो 100% कितना होगा? मतलब ये तो पता चल गया ना कि 100% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर त्रिज्या जो है रेडियस, उसमें इंक्रीज कितने का है? 100%। मतलब ये चीज कहा गया। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं कि किसी गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी? सॉरी, 100% होगा ना। तो 100 से 100% बढ़ी तो 200 हो गई, डबल हो गई ना। तो उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी जब त्रिज्या 100% बढ़ गई? तो यहाँ पर पता चल गया ना आपको कि त्रिज्या जो है वो 100% बढ़ी है। ठीक है, तो 100, और यहाँ पे रेडियस को 3 बार सोल्व करना है, तो 100 को हमें 3 बार सोल्व करना है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो चलो इसको छोड़ दो इधर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इन दोनों को सोल्व करके। 100 प्लस 100 प्लस 100 गुना 100 बटा 100। ठीक है, ये 0 0, 100 से 100 कट गया, 100 200 300, ये 300 आ गया। ठीक है, अब इस 100 को भी सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो 300 प्लस 100 प्लस 300 गुना 100 बटा 100, 100 से 100 कट गया, 300 और 100 400 और 3 700। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे एक चीज समझना कि पहले जब इसको मैंने सोल्व किया तो कितना आया? 700%। मतलब जो उसकी आयतन में वृद्धि होगी वो कितना % की होगी? 700% की होगी। ठीक है, तो 700% होगा आपका यहाँ पे आंसर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 50 है ना,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आय और व्यय पे आधारित। तो ये अगली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है आय और व्यय वाले, एक अलग टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उनको मैं